हेलो गाइस, मेरा नाम रावी जोशी है और मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, इश्क और दर्द। तो चलिए सुनते हैं। अनाया रेशमा से फोन पर बात करते हुए घर से निकल जाती है और जाकर अपनी कार में बैठ जाती है। कॉल की दूसरी तरफ रेशमा पूछती है, अनाया तुम पूरी तरह से श्योर तो हो ना? अनाया अपनी आंखें बंद कर एक लंबी गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। तो ठीक है, मैं आज ही जाकर हॉस्पिटल में सब कुछ फाइंड आउट कर देती हूँ। तभी अनाया की कार की विंडो पर कोई नॉक करता है तो अनाया विंडो पर देखती है तो सामने अतुल खड़ा था। तो अनाया जल्दी से रेशमा का कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और विंडो नीचे कर देती है तो अतुल कहता है, तुम कब बड़ी होगी? तो अनाया अतुल को हैरानी से देखते हुए कहा, भाई आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अतुल ने अनाया के सर पर एक हल्की सी चपेट लगाते हुए कहा, अरे बुद्धू, अपना बैग अंदर ही भूल गई थी। अनाया ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। ओ फिर? अतुल ने मुस्कुराते हुए अनाया का बैग दिया और उसके सर को थपथपाते हुए कहा, अच्छे से ड्राइव करना। अनाया ने आंखें तिरछी करते हुए कहा, भाई मैं बच्ची नहीं हूँ, ठीक है ना? तो अतुल मुस्कुराते हुए बोला, वह तो मुझे पता है कि तुम कितनी बची नहीं हो। और हाँ, शाम को स्टूडियो आ जाना। पर क्यों भाई, स्टूडियो में आज कुछ खास है क्या? अतुल ने मुस्कुराकर कहा, सरप्राइज है। अनाया ने भी मुस्कुराकर कहा, ओके ठीक है माय ब्रदर। और फिर कार स्टार्ट कर वह वहां से निकल गई। अतुल पीछे खड़ा उसे बाय कर अंदर चला गया। टेरेस पैलेस में आरिश आ चुका था। यह दिल्ली के बाहर एक शांत एरिया में बना था। यहाँ की खूबसूरती लाजवाब थी। यहाँ ना कोई प्रदूषण और ना गाड़ियों का शोर, बस थी तो बेहद सुकून देने वाली शांति। और सामने एक बीच था जहाँ पानी की लहरें सुकून देने वाला शोर कर रही थी। यहाँ आसपास काफी पेड़ पौधे थे। टेरेस पैलेस के अंदर आरिश सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसने अभी एक थी फीस रॉयल ब्लू सूट पहना था और उसके बाल ऊपर की तरफ थे और वह बहुत ज्यादा ही क्लासी लग रहा था। और उसके चेहरे पर एक अलग सी एरोगेंस और उसकी गहरी खूबसूरत आंखें जो उसे और भी ज्यादा चार्मिंग बना रही थी। हॉल में खड़े कई सारे ब्लैक सूट में बॉडीगार्ड थे जिनके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहा था और उनका सर झुका हुआ था। और उन सभी के आगे बेहद कठोर पर्सनैलिटी वाला अल्विक खड़ा था जो उन सभी बॉडीगार्ड का लीडर था। उसने आरिश को आता देख अपनी नजरें झुका ली। आरिश एक नजर अल्विक की तरफ देखा और फिर केजुअली सोफे पर बैठ गया। आरिश के आते ही जैसे वहां का तापमान अचानक से बढ़ गया था और सभी की नजर नीचे की तरफ झुकी हुई थी। अल्विक ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर बोला, बॉस हमारी जानकारी के मुताबिक मिस ठाकुर इस समय अपने कॉलेज में होंगी, अब हमें क्या करना है? यह बोलकर वह थोड़ा पीछे हो जाता है कि आरिश ने अल्विक की तरफ देखकर कहा, उस पर अपनी नजर रखो और हर पल की खबर मुझे चाहिए। अनाया कॉलेज की कैंटीन में बैठी थी और सुबह का टाइम था, इसलिए वहां पर एक या दो से ज्यादा लोग नहीं थे। अनाया का क्लास में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वह अपनी क्लास बंद करके बैठी थी और गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी पीछे से किसी ने उसके गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए। अनाया झट से अपने होश में वापस आ गई। आदित्य ने बनाया कि गर्दन के पास सर झुका कर कहा, कहाँ खोई है मेरी बेबी? अनाया ने आदित्य की आवाज सुनकर राहत महसूस की और वह उसका हाथ खींचकर उसे अपने आगे कर दिया और फिर खड़े होकर उसके गले में अपने दोनों हाथ डालकर उसके सीने पर अपना सर रख दिया ताकि उसे अच्छा महसूस हो। आदित्य ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ? आज मेरी बेबी को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है? अनाया ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर बोली, आदि मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, तुम एक क्या, कई सवाल पूछो।
अनाया ने अपना सर ऊपर किया और आदित्य की आंखों में देखकर कहा, अगर तुम्हें अपनी फैमिली और किसी की जिंदगी में से किसी एक को चुनना होगा तो तुम किसे चुनोगे? आदित्य ने कुछ देर सोचकर कहा, इस पूरी दुनिया में मेरी फैमिली से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है और उसमें तुम भी आती हो, और इसके सिवा किसी और की जिंदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, तो मैं अपनी फैमिली को ही चूज करूंगा। अनाया के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वह अपने फैसले से कहीं न कहीं खुश नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से उसकी जिंदगी छीन रही है, बिन किसी वजह के, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। अनाया को ना जाने क्यों बहुत बुरा लग रहा था और उसे ऐसा भी लग रहा था कि जैसे वह बहुत मतलबी है, क्योंकि उसका दिल बार बार उसे यह करने से रोक रहा था। लेकिन उसका दिमाग उसे बस यही कह रहा था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अनाया ने आदित्य की बाहों में खुद को सेफ महसूस किया और फिर मन में सोचा, मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है। जिस चीज के लिए लोग तरसते हैं भगवान ने मुझे यूं ही दे दी है। एक अच्छी फैमिली और एक अच्छा बॉयफ्रेंड जो मेरी फिक्र करता है और मुझ पर अपनी जान छिड़कता है, और अगर उसे पता चला तो क्या होगा, यह सोचकर उसकी आंखों से अचानक से आंसू बह जाते हैं। आदित्य ने जब अपने हाथों पर कुछ गीला महसूस किया तो उसने अनाया का चेहरा अपने दोनों हाथों से ऊपर किया और बोला, तुम रो क्यों रही हो? अनाया ने अपने हाथ से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आदि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। यह सुनते ही अदिति के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, खुद से भी ज्यादा, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ, अपना करियर भी। तभी तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन नहीं गया, बल्कि तुम्हारे साथ यही दिल्ली में हूँ। क्या यह मेरे प्यार को साबित करने के लिए कम है जो ऐसे अटपटे सवाल पूछ रही हो? अनाया के चेहरे पर अब उदासी की जगह एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वह आदि को टाइटली हक कर लेती है। आदि के भी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह भी उसकी पीठ को सहाते हुए कहता है, सच में आज तो तुम्हें मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। वही कैंटीन के बाहर एक पेड़ के पीछे कोई अनाया और आदित्य की बहुत देर से फोटो खींच रहा था, जो कुछ देर बाद आरिश के लैपटॉप में शो हो रही थी। आरिश की नज़र जब उन फोटोग्राफ्स पर पड़ती है तो आरिश के चेहरे पर कठोर भाव आ जाते हैं, जैसे उसे कोई चीज चुभ सी गई हो। और फिर आरिश को एक पल के लिए बेचैनी सी महसूस होती है और फिर आरिश गुस्से से कहता है, जिस चीज को एक बार मैं हाथ लगाऊं वह मेरी हो जाती है, और जिस लड़की को मैंने हाथ लगाया वह किसी और की बाहों में है। आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।